जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। नमस्कार, मैं जनप्रकाश श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से संसद में पूरे के पूरे विपक्ष द्वारा चुनाव के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर और वोट चोरी के मुद्दे पर जबरदस्ती एक बहस का आयोजन किया गया, उसके बाद विपक्ष की जो जितनी भी खानदानी पार्टियां हैं उन सबको लग रहा था कि वो सरकार को घेर लेंगे और सरकार के खिलाफ जो भी बोलेंगे सरकार उनको चुपचाप सह जाएगी। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा की शुरुआत तो अच्छी हुई और उसके बाद में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे विपक्ष को धोकर रख दिया, उसके बाद विपक्ष संसद से वॉकआउट कर गया और विपक्ष की ज्यादातर कुर्सियां खाली ही दिखाई देने लगी। वजह यह थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी बुरी तरीके से विपक्ष को इस मुद्दे पर धोया, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि ये सारा का सारा खेल कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी का ही था। बिहार चुनाव से पहले वोट चोरी का जिस तरीके से हल्ला मचाया गया और संसद में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाकर न केवल संसद का अपमान किया गया बल्कि भारत की जनता का भी अपमान किया गया। लेकिन गृह मंत्री ने जिस ललकार के साथ, जिस दहाड़ के साथ विपक्ष को धोया, उसके बाद विपक्षी नेताओं का संसद में बैठ पाना मुश्किल हो गया। गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि विदेशी और घुसपैठिए इस देश के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारी स्पष्ट नीति है विदेशियों और घुसपैठियों के खिलाफ। पहले उन्हें डिटेक्ट करो, फिर उनके नाम डिलीट करो और उसके बाद उन्हें देश से डिपोर्ट कर दो। यानी पहले उनको ढूंढो, फिर उनके नाम काटो और बाद में देश से बाहर उनको फेंक दो। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष जिस तरीके से वॉकआउट कर रहा है उस पर आश्चर्य होता है, क्योंकि मैंने, यानी गृह मंत्री ने कहा कि मैंने जब जवाहरलाल नेहरू की बुराई की, इंदिरा गांधी की बुराई की, राहुल के पिता की बुराई की, सोनिया गांधी की बुराई की, तब विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया। लेकिन जैसे ही घुसपैठियों का मुद्दा आया, उसी मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट करना कितना शर्मनाक है कि इन्हें अपने लोगों की बुराई से कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन जैसे ही घुसपैठियों की चर्चा होती है ये लोग सुन नहीं पाते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी तरीके से विपक्ष को बेनकाब करके रख दिया और उन्होंने नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जो वोटों की डकैती की गई थी उसका साफ तौर पर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस कमेटी में सबसे पहले वोटों की डकैती हुई थी, जब सरदार पटेल के पक्ष में 90% से ज्यादा वोट गिरे थे, उसके बावजूद नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनाव में जिस तरीके से 70,000 से ज्यादा वोटों को खारिज कर दिया गया, उन्हें चुनाव हरा दिया गया। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के टाइम पर क्या क्या नहीं किया, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने क्या क्या नहीं किया और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे उनका चुनाव किया करती थी। जो भी लोग कांग्रेस पार्टी के राजघराने यानी नेहरू गांधी परिवार के खासम खास होते थे, उन लोगों को रातों रात देश का चुनाव आयुक्त बनवा दिया जाता था। एक तो चुनाव का आयोग के ऐसे आयुक्त बने थे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे और 7-8 साल से ज्यादा तक वो भारत के चुनाव आयुक्त भी रहे। इस तरीके की जो नीतियां जिस पार्टी की रही हैं, जिस पार्टी के ऐसे कुकर्म रहे हैं, वो कैसे वोट चोरी की बात कर सकती है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस ईवीएम का ये विपक्ष विरोध कर रहा है, जिसको हटाकर बैलेट पेपर लाने की बात की जा रही है, उसको लाने का काम भी कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था। यानी कांग्रेस अपने लिए जो कुछ करती है, जब उसके खिलाफ उल्टा पड़ जाता है तो फिर वो उसकी बुराई करने लगती है और ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है। सोनिया से लेकर राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
और तमाम उन दूसरे नेताओं का भी उन्होंने कच्चा चिट्ठा खोला जो बूथ कैप्चरिंग के लिए बदनाम रहे हैं। 80 और 90 के दशक तक देश के अंदर किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग होती थी, क्योंकि उस समय जो चुनाव होते थे वो बैलेट पेपर से होती थी। और इस तरीके से राहुल गांधी ने जब बीच में उनको टोकने की कोशिश की, तब भी उन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को उनकी औकात दिखा दी और उन्होंने कहा, जब राहुल ने यह कहा कि वो उनकी पुरानी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जवाब दें, तो अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि वो पिछले 30 सालों से विधानसभा और संसद के सदस्य रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे, किस तरीके से जवाब देंगे, ये कोई और तय नहीं कर सकता। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण और बचकाने सवालों का जवाब देने के लिए, उन्हीं के तरीके से जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं है। उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया था, जिसमें यह कहा गया था कि एक ही पते पर 500 से ज्यादा लोगों के नाम रजिस्टर हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि गांवों के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर जो मकान नंबर है वो नहीं होता है, बल्कि एक ब्लॉक का नंबर होता है और उस ब्लॉक में कई सारे घर हो सकते हैं और एक घर में कई लोग हो सकते हैं। इसलिए इसमें किसी भी तरीके की धांधली वाली बात नहीं है। जिसके बाद में विपक्ष एकदम बिफर गया और उन्हें लगा कि अब उनके पास कहने और सुनने को कुछ नहीं बचा है। शुरुआत में उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे अमित शाह तथ्यों के साथ उनको बेनकाब कर रहे थे, उसके बाद एकदम से विपक्ष ने बहिर्गमन किया। और ये उस समय हुआ जब अमित शाह ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर एसआईआर की जरूरत का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि इस देश में जो वोट देने का अधिकार है, संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। अगर ये अधिकार किसी भी तरह से, किसी भी वजह से विदेशियों और घुसपैठियों को मिलेगा, तो फिर क्या विदेशी और घुसपैठिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चुनाव करेंगे? वो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव में वोट देंगे? ये स्वीकार्य नहीं है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर यह नीति अपनाई है कि पहले इन घुसपैठियों की पहचान करो, फिर इनके नामों को बाकायदा वोटर लिस्ट से हटाया जाए और फिर इन्हें इनके देश में वापस भेज दिया जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है। और जैसा हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान चुका है। इससे पहले बहस के दौरान पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था और वेणुगोपाल को ये सबक सिखाने की कोशिश की थी कि जब आप खुद कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट में आप इस मुद्दे पर याचिका करता हो, तो फिर आप कैसे संसद में इस पर बयानबाजी कर सकते हो। रविशंकर प्रसाद ने चेयर से भी कहा कि इस मुद्दे पर पुराने नियमों को देखा जाए और वेणुगोपाल के सारे वक्तव्यों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। लेकिन ये जो विपक्ष है, इसका खेल ही यही चल रहा है। वो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हैं, हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं, जब वहां से मनमाफिक फैसला नहीं मिलता है तो फिर वो संसद में भी उसी चीज को उठाने की कोशिश करते हैं। जबकि एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में जब एसआईआर चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है वो उसके संवैधानिक दायरों में है, संवैधानिक अधिकार के दायरे में है और इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर करने से नहीं रोका जा सकता है। विपक्ष की तमाम दलीलों को जो उन्होंने अपने वकीलों अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण टाइप के लोगों के द्वारा रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में विपक्ष को फिर भी अपनी बेइज्जती से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने इस मुद्दे को हो हल्ला करके संसद में उठाने की कोशिश की। लेकिन संसद में जिस तरीके से गृह मंत्री ने उनको धोया है, उसके बाद तो वो पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए हैं।
लेकिन विपक्ष की इन कुनवाई पार्टियों के नेताओं का एक बहुत बुरी आदत है कि वो कितनी भी बेइज्जती हो जाए, कितने भी तर्कों से उनकी बातों को आप काट दो, लेकिन बार बार वो उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। और राहुल गांधी ने बाहर आकर मीडिया को ये बयान दिया कि गृह मंत्री हमारे सवालों पर रक्षात्मक हो गए हैं, यानी कि अपना बचाव करने की, सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये थी कि जो कुछ बातें रखने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की गई थी वो सब की सब बेसिर पैर की बातें थी। और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे वो ज्यादा देर संसद में अपने उन तर्कों को तार तार होते हुए नहीं देख पाए और एक बहाना ढूंढते हुए संसद से बाहर निकल गए। तो इस तरीके से एक बार फिर जनता की अदालत में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके जो नैरेटिव है, इनका जो पूरा का पूरा वोट चोरी का प्रोपोगेंडा है, पूरी तरीके से खारिज हो चुका है। जनता ने पहले ही खारिज कर दिया था बिहार में, अभी पूरे देश में एसआईआर चरणबद्ध तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस डालकर उसको रुकवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहां उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा कि इस मुद्दे पर संसद को बरगलाने की कोशिश की जाए, संसद को हंगामा किया जाए, लेकिन वहां भी अब उनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।